आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन हब टीच बाय कपिल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12th के बायोलॉजी, जिसमें हम लोग प्रतिदिन प्रत्येक चैप्टर के एमसीक्यू को पार्ट वाइज या कहा जा सकता है कि चैप्टर वाइज कवर किया जा रहा है। तो इसके पहले वीडियो को सभी को एक एक कर कवर किया जा चुका है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं वंशागति का आणविक आधार। आज हम लोग कवर करते हैं वंशागति का आणविक आधार। क्या है? वंशागति के आणविक आधार। इसके पहले वाले वीडियो में वंशागति के मेंडल का जितने भी नियम था, जितने भी उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं, सभी के क्वेश्चन को एक एक करके कवर किया गया है। तथा इस चैप्टर के वन शॉट वीडियो या कहा जाए मैराथन क्लास को एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर को कवर कराकर अपलोड किया जा चुका है। उस वीडियो को आप लोग जाकर देखकर उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जितने भी एमसीक्यू कराया जा रहा है, सभी एमसीक्यू को आराम से देखिएगा और सभी के सभी एमसीक्यू आपको एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। तथा अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को अभी आप जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपलोड किया जाएगा। जाकर वहां से आप लोग अपनी तैयारी देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इस प्रकार से आगे हम लोग प्रत्येक चैप्टर को एक ही करके कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके पहले थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक मोटिवेशनल स्पीच आपके लिए ला रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम का समय आ रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग इससे और मोटिवेट होइएगा, जिसके कारण आपकी तैयारी और मजबूत हो सके। कहा जाए कि हिम्मत का दूसरा नाम ही खुद पर विश्वास होता है। देखिए, अब आपका की तैयारी कितनी है कितनी नहीं है, आप किस हालात से गुजरे हैं, ये मायने नहीं रखता है। आपकी तैयारी, आप खुद पर कितना विश्वास बनाए रखे हैं, यही आपका एग्ज़ाम हॉल में, या तो कहा जा सकता है कि वर्तमान का पढ़ा हुआ वो एग्ज़ाम हॉल में ये कैसे याद होता है, जब जितना आपका खुद के ऊपर विश्वास होगा, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस होगा, वही आपका अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि हिम्मत का दूसरा नाम ही खुद पर विश्वास होता है। आप लोग खुद पर विश्वास रखिए, बाकी सब कुछ आप लोग अगर आपके ऊपर खुद पे विश्वास रहेगा तो आपका नंबर अधिक आने में कोई नहीं रोक सकता है। अब हम लोग चल रहे हैं एक एक क्वेश्चन को। आप लोग क्वेश्चन नंबर पर ना जाकर पूरे क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि पूरे चैप्टर के अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने से समय बहुत ही अधिक लग जा रहा है। हम आपके इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हो उसी को ला रहे हैं। इसलिए आप लोग क्वेश्चन नंबर पर ना जाकर आप लोग क्वेश्चन के तरीकों के ध्यान दीजिएगा कि एक क्वेश्चन किस प्रकार से आया हुआ है। हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? संतान को पिता से कितने जीन्स प्राप्त होते हैं? देखिए, संतान से पिता को कितने जीन्स प्राप्त होते हैं, इस प्रकार से देखा जाता था। कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 46 संख्या में होते हैं। तथा कहा जा सकता है कि 23 जोड़ी में गुणसूत्र होते हैं। उसमें से कहा जाता है 23 गुण क्या जाता है 21 जोड़ी, और संख्या में क्या रहता है 1 जोड़ी इधर, 1 जोड़ी इधर। अब ये संख्याओं में क्या करता है, ए दैहिक गुणसूत्र होता है और एक गुणसूत्र होता है जो होता है 1 जोड़ी, ए लैंगिक गुणसूत्र होता है। अब कहा जाता है इसमें से संतान उत्पन्न करने के लिए कहा जाए कि दैहिक गुणसूत्र से पूरे शरीर का निर्माण किया जाता है, और चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो। लेकिन जो लिंग गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र को 2 भागों में बांटा गया है। अब कहा जाता है एक्स और वाई। अब इसमें कहा जाता है कि जितने भी गुणसूत्र होते हैं सभी युग्मक के रूप में होते हैं। तो जो एक्स एक्स होता है दोनों में कॉमन होता है। इस प्रकार से देखा जाता है। तो कहा जा रहा है कि दोनों में क्या जाता है एक्स एक्स कॉमन होते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाता है। तो ए एक्स एक्स हो जाते हैं और एक्स वाई हो जाते हैं। अब एक्स जो होता है ए सदैव लड़की का लड़की, या कहा जाता है कि पुत्री के संतान की उत्पत्ति होता है, और जो एक्स वाई होता है इसे पुत्र के संतान की उत्पत्ति होती है। अब कहा जा रहा है इसमें से कितने प्रतिशत जीन्स पाए जाते हैं। अगर हम लोग एक ही कर यहाँ से देख रहे हैं, देखिए कहा जा रहा था कि एक्स है और एक्स है, और यहाँ पे एक्स है और वाई है। इस सभी के एक वीडियो में अपलोड किया जा चुका है। जाकर उसको देखकर आप लोग और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी के वीडियो को एक ही क्लास में अपलोड किया जा चुका है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं।
एक्स और वाई। देखिए एक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पर श्रृंखलाओं को देखा जा रहा है, अगर अब इन श्रृंखलाओं को देखा जा रहा है कि एक्स और वाई, देखिए एक्स एक्स है, एक्स वाई है, एक्स एक्स है और एक्स वाई है। अब देखिए इसकी रेशियो की बात किया जा रहा है तो इसकी मात्रा सेम है, तो कहा जाता है कि इसकी मात्रा जो होती है ये आपस में कितनी है, 100% है। 100% में कहा जा रहा है कि आधा ए एक्स एक्स है और आधा एक्स वाई है। इस आधार पर देखा जाता है तो 50% आपको एक्स एक्स दिखाई देता है, 50% एक्स वाई दिखाई देता है। अब कहा जा रहा है कि जो संतान को पिता से पुत्र कितने प्रतिशत जीन्स प्राप्त होती हैं, इस प्रकार से देखा जाता है तो कहा जा रहा है कि कहा जाता है कि प्रत्येक संतान के 50% जीन्स माता से तथा 50% जो जीन्स होते हैं यह पिता से प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से पूरे डायग्राम को आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं और इस वीडियो को क्या क्या पूरी कंप्लीट एक ही वीडियो में बनाकर अपलोड किया जा चुका है। आप लोग उस क्लास को जाकर देख सकते हैं और अपने जो वंशागतिक आणविक आधार है पूरी की पूरी चैप्टर को एक ही वीडियो में आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस आधार पर देखा जाता है तो माता पिता से कितने आ जाते हैं, पिता से 50% और माता से 50% प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए 2017 में आई हुई है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है आपके किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ रहेगा, या तो कहा जा सकता है कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से आएगा, ये किसी को नहीं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चन है सभी को एक एक कर कवर किया जा रहा है, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग आसानी से समझते हुए देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि मंगोली जड़ता या डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है। देखिए सिंपल सा पहले कहा जाता है कि मंगोली जड़ता या डाउन सिंड्रोम क्या था। देखिए डाउन सिंड्रोम पर कंप्लीट वीडियो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो प्लेलिस्ट में अपलोड किया जा चुका है। आप लोग उस क्लास को जाकर देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि मंगोली जड़ता रोग है क्या है, तो एक प्रकार का डाउन सिंड्रोम है। जो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, एक कहा जाता है कि गुणसूत्र के 21वें जोड़े, क्या होता है, गुणसूत्र के 21वें जोड़े के अतिरिक्त प्रति बनने के कारण कहा जा रहा है कि गुणसूत्र के 21वें जोड़े पर एक अतिरिक्त बनने के कारण क्या होता है, मंगोली जड़ता नामक रोग हो जाता है, जिसके द्वारा कहा जाता है कि इससे ग्रसित व्यक्ति का चेहरा मंगोलों की बातें दिखाई देने लगता है, जिसे कहा जाता है ये व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होकर मंद बुद्धि का हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं इसमें। देखिए ऑप्शन के आधार पर देखा जाता है तो कहा जा रहा है कि मंगोली जड़ता किसके कारण होता है, या तो कहा जाता है कि मंगोली जड़ता के कारण डाउन सिंड्रोम में होता है, ये 21वें जोड़े पर होता है। इस प्रकार से देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, देखिए मंगोली जड़ता के ये अलिंगी गुणसूत्र पर क्या हो जाता है, एकाधी सूत्री पर होता है। तो ये कहा जाता है कि 21वें जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकात्री सूत्रता पर निर्भर करता है। इस प्रकार से देखा जाता है कि 20 से 46 का क्या हो जाता है आपका 21 या 21वें जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाधी सूत्रता के कारण ही मंगोली या डाउन सिंड्रोम रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम क्रम से चलते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर पर न जाकर आप लोग पूरे क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है कि गुणसूत्र संख्या 18 के अतिरिक्त प्रति बनने के कारण होने वाला रोग। देखिए 21वें जोड़ी होता है तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि गुणसूत्र संख्या 18 के अतिरिक्त प्रति बनने के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है, तो एडवर्ड सिंड्रोम होता है। कौन सा हो जाता है, एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है। तो कहा जाता है कि 18वें गुणसूत्र, कहा जा रहा है कि 18वें गुणसूत्र पर 18वें गुणसूत्र की एकाधी सूत्रता के कारण ही कहा जाता है कि एडवर्ड सिंड्रोम उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। लेकिन क्वेश्चन नंबर पर न जाकर आप लोग पूरे क्वेश्चन को कवर करिएगा। तो कहा जाएगा टर्नर सिंड्रोम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संकेत सही है। तो सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम होता क्या है, इसके ऊपर हम लोग देखते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम के ऊपर देखा जाता है तो कहा जा रहा है कि 44 प्लस एक्स, कहा जा रहा है कि 44 प्लस एक्स जो होता है
या ऐसे लिख लीजिए एक्स होता है, तो कहा जा रहा है कि 44 प्लस यक्स यह एक लिंग गुणसूत्र होता है जिसके एक लिंग गुणसूत्र इसमें अभाव होता है। तो कहा जाता है कि इसमें अगर मान लीजिए 44 ए हो गया, अगर एक ए हो गया तो 45 हो जाता है। इसमें इसमें एक जो लिंग होता है इसका क्या किया जाता है, अभाव होता है, या कहा जाता है एक लिंग गुणसूत्र का अभाव होता है, चाहे वो एक्स वाई हो सकता है, चाहे एक्स हो सकता है। कहा जा रहा है एक का अभाव होता है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 44 से 45, मतलब कहा जाता है कि 46 गुणसूत्र के स्थान पर 45 गुणसूत्र हो जाता है। तो इस सिद्धांत में देखा जाता है तो क्या हो जाता है, इसके रोगग्रस्त टर्नर सिंड्रोम होता है। तो अब कहा जाता है कि इसमें कहा जा रहा है कि टर्नर सिंड्रोम के लिए कौन सा संकेत होता है। तो कहा जा रहा है कि इसमें सिंपल सा है कि इसमें देखिए अभी बताया गया है कि देखिए ए कहा जाता है कि इसमें कोई भी हो सकता है। अब कहा जाता है एक्स और शून्य, मतलब कहा जा रहा है कि इसमें यक्स के स्थान पर 0 भी हो सकता है। इस आधार पर देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर ए एक्स ओ जो होता है यह टर्नर सिंड्रोम के संकेत होते हैं। इस आधार पर देखा जाता है कि लिंग गुणसूत्रों में केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है। कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है जो यहाँ पर दर्शाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में देखा जाता है कि मृत भ्रूण किस स्थिति में पैदा होता है। कहा जाता है कि जब भ्रूण का निर्माण कैसे हो जाता है। देखिए कहा जा रहा है कि पहले एक्स देखिए पहले क्या होता है, देखिए नर युग्मक, नर और मादा, देखिए नर में और मादा में क्या होता है, इसके युग्मक होते हैं, नर युग्मक होते हैं और मादा युग्मक होते हैं। और युग्मकों में आपस में क्या किया जाता है, संलयन होता है। संलयन की प्रक्रिया कब होती है, निषेचन के बाद होती है। निषेचन के ऊपर कंप्लीट वीडियो देखना चाहते थे, इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो एक ही वीडियो में अपलोड किया जा चुका है। आप लोग उस क्लास को देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, जिसमें निषेचन की सभी घटनाएं एक ही वीडियो में अपलोड किया गया है। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है कि संलयन की क्रिया होती है। संलयन के बाद ही कहा जाता है कि ये क्या कहता है, एक प्रकार के भ्रूण का निर्माण करते हैं, या तो कहा जाता है एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं। अब भ्रूण का जो निर्माण होता है, भ्रूण की अवस्था के बाद क्या होता है, भ्रूण की अवस्था कब संपन्न होती है, 3 से चौथे महीने में क्या होता है, भ्रूण का निर्माण शुरू हो जाता है। तो कहा जाता है उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, उसी में बेबी का निर्माण होता है। तो इसी में कहा जा रहा है कि जो कभी कभी जो भ्रूण होता है, क्या रहता है, ये मृत हो जाता है। तो कहा जाता है कि मृत भ्रूण किस स्थिति में पैदा होता है। तो इसमें 51 का देखा जाता है। तो जो मृत भ्रूण की बात किया जाता है, तो ये टर्नर सिंड्रोम क्या जाता है, अभी बताया गया 45 गुणसूत्र होता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि 44 प्लस जब वाई गुणसूत्र, एक्स के जगह पर वाई गुणसूत्र आ जाता है, तो वहां पर क्या होता है, मृत भ्रूण पैदा होता है। इस प्रकार से देखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि जब वाई 44 गुणसूत्र प्लस वाई वाई गुणसूत्र आ जाता है, तो इस अवस्था में भ्रूण जो होता है यह मृत पैदा होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आप लोग जीरो को इसको शून्य मान सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 का, लिंग गुणसूत्रों की एकाधिकता के कारण उत्पन्न होता है। लिंग गुणसूत्र के एकाधिक सूत्रता के कारण लिंग गुणसूत्र के एकाधिक सूत्रता के कारण कौन सा उत्पन्न होता है। तो इस आधार पर देखा जाता है तो जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, इसके कारण लिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता के कारण उत्पन्न होता है। इस प्रकार से देखा जा रहा है कि अगर आप लोग क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम व डाउन सिंड्रोम के ऊपर वीडियो नहीं देखे हैं, तो इन सभी के ऊपर एक ही वीडियो में भी पूरी क्लास को कराकर अपलोड किया जा चुका है। आप लोग वहां से देख सकते हैं। और पार्ट वाइज आपको अलग अलग भी टर्नर सिंड्रोम अलग से उसके एग्जाम्पल को भी समझाया गया है, पटाउ सिंड्रोम को अलग से भी समझाया गया है, डाउन सिंड्रोम को तथा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम को भी अलग से कराकर वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप लोग वहां से जाकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि इस सभी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा आनुवंशिक विकार एक कैसमी क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है। अभी इसके ऊपर ही कवर किया जा चुका है, इसके पहले ही कि एक कैसमी जोड़े के ऊपर जब कवर किया जाता है तो इसमें देखा जाता है तो डाउन सिंड्रोम होता है। कौन सा होता है, 21वें गुणसूत्र पर जो भी विकार उत्पन्न होता है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, डाउन सिंड्रोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि कोशिका के केंद्रक में
कहा जाता है कि कोशिका के केंद्रक में धागे नुमा रचनाओं की उपस्थिति की पुष्टि किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। देखिए, कोशिका में धागे नुमी संरचना जो दिखाई देती है ये किसके द्वारा दिखाई देता है, तो इस आधार पर देखा जाता है तो रूसों के द्वारा, कहा जा रहा है कि क्या, रूसों के द्वारा ही सबसे पहले जो कोशिका होती है उसमें धागे नुमा रचनाओं की उपस्थिति की पुष्टि रूसों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण एवं संयुग्मन क्रमशः किन अवस्था में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का देखा जाता है तो इस आधार पर देखा जाता है जो युग्मनज होते हैं, युग्मनज एवं निषेचन की प्रक्रिया जो होती है यह पृथक्करण या संयुग्मन के क्रम को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कि वे जीव जिनमें नर और मादा जननांग एक ही सदस्य में उपस्थित होते हैं, क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि नर और मादा एक ही जीव में उपस्थित होते हैं तो उसे कहा जाता है, तो इस आधार पर उसे द्विलिंगी कहा जाता है। और द्विलिंगी और एकलिंगी के दोनों के दो एग्जाम्पल आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग गुणसूत्रों को कहा जाता है, लिंग गुणसूत्र को एलोसोम कहा जाता है। बाकी ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। लगभग इसकी संख्या कितनी होती है, 22 होती है, संख्या में 44 होती है। बाकी एलोसोम की संख्या कितनी होती है, कितनी जोड़ी होती है, आप लोग उसको कमेंट में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स तथा एक्स वाई व्यवस्था को एक्स तथा एक्स वाई व्यवस्था को एक दूसरे के नाम से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं, इसे अलग से क्या कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का देखा जाता है, इसे लाइगियस प्रकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड या जेड प्रक्रिया पाई जाती है, जेड या जेड जो प्रक्रियाएं होती है किसमें पाई जाती है। जिस प्रकार से एक्स और एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं उसी प्रकार के जेड और जेड गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये कहा जाता है कि मत्स्य में होता है, सरीसृप में होता है, पक्षी वर्ग में होता है। इस प्रकार से देखा जाता है इन सभी में क्या पाया जाता है, ये इन सभी में एक्स जेड तथा जेड प्रक्रियाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, मत्स्य पालन क्या है, सरीसृप वर्ग क्या होता है, पक्षी वर्ग क्या होता है, इन सभी के ऊपर कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो इसके ऊपर सभी प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड किया जा चुका है, वहां से जाकर पूरी क्लास को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पुरुषों के संपूर्ण गुणसूत्र समूह को प्रदर्शित करता है, क्योंकि पुरुषों के संपूर्ण गुणसूत्र समूह को प्रदर्शित करता है, इस आधार पर देखा जाता है तो सातवां का पुरुषों के संपूर्ण गुणसूत्र पर क्या सम्मिलित होता है, तो कहा जाता है कि 44 एलोसोम की संख्या होती है, प्लस कहा जाता है कि एक्स वाई द्वारा पुरुष के गुणसूत्रों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के गुणसूत्र में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, अभी आप लोगों को बताया गया। इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि TDF की अनुपस्थिति में निर्माण होता है। ठीक है, TDF जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, टेस्ट। इसमें देखिए क्या कहा जाता है कि जो TDF होता है ये देखिए क्या होता है, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर जो होता है या TD की ऊपर की फुल फॉर्म होता है। इसमें कहा जाता है कि TDP की अनुपस्थिति में निर्माण होता है। अभी कहा जाता है कि जो TDF होता है इसकी अनुपस्थिति में निर्माण होता है, तो इसमें अंडाशय का निर्माण TDF की अनुपस्थिति में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ड्रोसोफिला में अनुपात 0.5 से 1.0 के मध्य होता है तो संतान की संतति कैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि अंतरलिंगी होता है। कहा जाता है कि जो ड्रोसोफिला होता है, ड्रोसोफिला के ऊपर अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो एक ही क्लास में अपलोड किया जा चुका है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं कि ड्रोसोफिला में लिंग का निर्धारण कैसे किया जाता है, या ड्रोसोफिला के जितनी भी कंप्लीट जानकारी है सभी एक ही वीडियो में अपलोड किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ड्रोसोफिला से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं।
द्विगुणित निषेचित अंडों में से मधुमक्खी में विकास होता है। कहा जा रहा है कि द्विगुणित निषेचित अंडों में से मधुमक्खी में विकास होता है। इस आधार पर देखा जाता है तो कहा जाता है कि रानी मक्खी का निर्माण होता है तथा श्रमिक मक्खी का निर्माण होता है। अगर मधुमक्खी के लिंग का निर्धारण आप लोग क्लास नहीं देखे हैं तो इसके ऊपर पूरे कंप्लीट वीडियो एक ही वीडियो में अपलोड किया जा चुका है, आप लोग जाकर वहाँ से क्लास को पूरे देख सकते हैं। नेक्स्ट कहा जाए कि मधुमक्खी में अनिषेचित अंडों से अनिषेक जनन द्वारा निर्माण होता है। देखिए अनिषेक जनन क्या होता है, अनिषेक फलन क्या होता है, सत्यफल क्या होता है, असत्यफल क्या होता है, इन सभी के ऊपर वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप पूरे क्लास को जाकर आप लोग देख सकते हैं तथा उस वीडियो के लिंक को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपलोड किया कर देंगे, जाकर वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। नहीं तो आप लोग अनिषेक जनन बाई कपिल सर डालेंगे तो भी आपको पूरी की पूरी क्लास यहाँ से आपको मिल जाएगी। कहा जा रहा है कि मधुमक्खी में अनिषेचित अंडे में अनिषेक जनन द्वारा निर्माण किसका किया जाता है। तो इस आधार पर देखा जाता है तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए होता है कि जो ड्रोन होता है इसका निर्माण अनिषेक जनन के द्वारा होता है। किसमें, ये मधुमक्खी के में अनिषेचित अंडे के बिना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बारकाई की खोज किस सन में की गई थी। बारकाई की खोज किस सन में की गई थी। बारकाई की खोज देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है 1949 में बारकाई की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि में गुणसूत्र में व्यवस्थित जीनों का क्रम पलट जाता है। कहा जा रहा है कि किस विधि में गुणसूत्र में व्यवस्थित जीनों का क्रम पलट जाता है। तो जीनों का क्रम किस में पलट जाता है तो ऑप्शन नंबर सी जाता है कि उत्क्रमण। उत्क्रमण में क्या जाता है, एक बार क्रिया बनती है तथा एक बार बिगड़ती, एक क्रिया उत्क्रमणी कहलाती है। अनुत्क्रमणी कहते हैं, एक बार क्रिया बन जाती है लेकिन पुनः उस अवस्था में नहीं जा पाती, उस क्रिया को अनुत्क्रमणी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी.एच. मॉर्गन में अपने प्रयोग किए थे। कहा जाए टी.एच. मॉर्गन ने अपना प्रयोग किसके ऊपर किए थे। क्वेश्चन नंबर 50 का देखा जाता है कि जो मधुमक्खी होती है उसी के ऊपर टी.एच. मॉर्गन ने अपना प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्रों में स्थित जीन्स की संख्या में परिवर्तन कहलाता है। कहा जाए गुणसूत्रों में स्थित जीन्स की संख्या में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का देखा जाता है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि गुणसूत्री उत्परिवर्तन जो होता है यह जीन्स की संख्या में परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 कि सहलग्न समूह कहलाते हैं। कहा जा रहा है कि सहलग्न समूह क्या क्या कहलाते हैं। सहलग्न समूह जो होते हैं ए ऑप्शन बी हो जाता है कि एक जोड़ी गुणसूत्र पर स्थित सहलग्न जीन एक सहलग्न समूह कहलाते हैं। कहा जा रहा है कि एक जोड़ी गुणसूत्रों पर स्थित सहलग्न जीन सहलग्न समूह कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने जीन विनिमय की खोज ड्रोसोफिला की कायिक कोशिका में की जाती है। किस वैज्ञानिक ने जीन विनिमय की खोज ड्रोसोफिला की कायिक कोशिकाओं में की जाती है। तो इस आधार पर देखा जाता है क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि स्टर्न जो होता है यह ड्रोसोफिला की कायिक कोशिका में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि स्टर्न क्या कहा है कि खोज ड्रोसोफिला में किया गया था। ड्रोसोफिला में स्टर्न जी ने खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समजात युग्म में अनेक स्थान पर पारगमन का होना क्या कहलाता है। कहा जा रहा है कि समजात गुणसूत्रों में अनेक स्थान पर पारगमन का होना क्या कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर सी देता है कि बहुपारगमन जो होता है यह समजात युग्मकों में अनेक स्थान पर पारगमन का होना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या देखिए 20 का कि वर्णांधता का अन्य नाम है। देखिए वर्णांधता का अन्य नाम क्या है। वर्णांधता के ऊपर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप लोग जाकर वहां से देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी से छोटे छोटे क्वेश्चन इन सभी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। कहा जा रहा है कि वर्णांधता का अन्य नाम क्या है। तो वर्णांधता का अन्य नाम क्या है। वर्णांधता का अन्य नाम कहा जाता है कि लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है, प्रोटोन दोष भी कहा जाता है, डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जाता है। ये सभी के घटनाएं वर्णांधता के अंतर्गत आती है। वर्णांधता के ऊपर अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड किया गया है, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इन सभी को एक ही पे क्या प्लेलिस्ट बनाकर अभी अपलोड किया जा चुका है। पूरे प्लेलिस्ट को जाकर आप लोग देख सकते हैं। जो क्लास 12 के बायोलॉजी का प्लेलिस्ट बनाया गया है वहाँ से जाकर पूरे पार्ट वाइज क्लास को देख सकते हैं। बाकी मैराथन क्लास को देखना है तो मैराथन क्लास को जाकर
आप लोग अच्छे से कवर कर सकते हैं, क्योंकि मैराथन क्लास से ही आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और पूरे चैप्टर को मैराथन क्लास के द्वारा कवर किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? कहा जा रहा है कि वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है। अभी इसके ऊपर ही बताया गया था कि लाल व किसमें, देखिए एक सेकेंड, आपका लाल पीला हो गया। इसमें देखा जा रहा है कि वर्णांध व्यक्ति में कहा जाता है कि लाल रंग तथा हरे रंग का भेद नहीं कर पाता है। या तो कहा जाता है कि लाल व हरे रंग में क्या अंतर नहीं कर पाता है कौन? वर्णांध व्यक्ति। अब बताइए, वर्णांध हमारा आनुवंशिक बीमारी है या आनुवंशिक बीमारी नहीं है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि वर्णांधता जो होता है यह आनुवंशिक बीमारी है या नहीं है। अगर बीमारी आनुवंशिक बीमारी नहीं है तो वायरस से है कि बैक्टीरिया से है कि जीवाणु से है कि प्रोटोजोआ के द्वारा है या कवक के द्वारा, उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कहा जा रहा है कि सामान्य हीमोफीलिया किसकी जन्मजात अनुपस्थिति के कारण होता है? कहा जा रहा है कि सामान्य हीमोफीलिया जो होती है इसकी जन्मजात अनुपस्थिति के कारण होती है। किसके कारण जन्मजात अनुपस्थिति के कारण होती है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी रहता है कि कारक देखा जा रहा है कि कारक क्या 80 में जो होता है इसमें अनुपस्थिति में के कारण ही हीमोफीलिया जन्मजात होता है। नेक्स्ट क्या कि हीमोफीलिया जो होता है, हीमोफीलिया में क्या होता है? हीमोफीलिया में क्या होता है? तो हीमोफीलिया में देखा जाता है कि रुधिर का थक्का शीघ्र नहीं जमता है, या कहा जाता है कि रुधिर का थक्का नहीं जमता है, जिसके कारण क्या होता है? हीमोफीलिया रोग हो जाता है। अब हीमोफीलिया रोग आनुवंशिक बीमारी है या बीमारियां आनुवंशिक बीमारी नहीं है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मानव आनुवंशिकी का जनक किसको कहा जाता है? कि मानव आनुवंशिकी का जनक किसको कहा जाता है? मानव आनुवंशिकी का जनक क्या फ्रांसिस डाल्टन को माना जाता है। मानव आनुवंशिकी अलग होता है और आनुवंशिकी के जनक को ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। लेकिन इसमें कहा है कि मानव आनुवंशिकी का जनक किसको कहा जाता है? क्योंकि मेंडल जी ने पादपों पर प्रयोग किए थे, इसीलिए कहा जाता है कि मानव आनुवंशिकी का जनक किसको माना जाता है? तो मानव आनुवंशिकी का जनक फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशागति विश्लेषण का उपयोग कहा जाता है। कहा कि वंशागति विश्लेषण का उपयोग जो होता है किसमें किया जाता था? तो 25 का ऑप्शन नंबर ए जाता है कि आनुवंशिक रोगों के अध्ययन को ही वंशागति विश्लेषण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि समान जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं? तो समान जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं? समान जुड़वा बच्चे जो होते हैं ये कब पैदा होते हैं? देखिए कहा जा रहा है कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं कब पैदा होते हैं? एक अंडाणु का दो शुक्राणु निषेचन करते हैं तो उस समय जुड़वा बच्चा पैदा। देखिए अंडाणु की संख्या 1 होती है और शुक्राणु की संख्या 2 होती है, तो इस स्थिति में जुड़वा बच्चा पैदा होते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु 1 है, उसमें 2 शुक्राणु आकर निषेचित करते हैं, तो यहाँ पर जो शुक्राणु के द्वारा एक शुक्राणु के द्वारा एक बार शिशु का निर्माण होता है, 2 शुक्राणु से 2 शिशु का निर्माण होता है। तो अब इस अवस्था में जो बेबी का निर्माण किया जाता है वो क्या होता है? वो 2 जोड़े में होते हैं या जुड़वा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दांत रक्ताणु और रक्तता में ग्लूटामिक अम्ल अथवा वेलिन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। निम्न में से कौन सा त्रिकुट वेलिन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर क्या जाता है? GUG। अब GUG का आप लोग फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि इन सभी के वीडियो को आपको अच्छे से कवर कराया जा चुका है। हमें आशा है कि आप लोग उस क्लास को पूरे के पूरे क्लास को अच्छे से देख चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलकेप्टोनारिया रोग की खोज किसने की थी? एलकेप्टोनारिया रोग जो होता है ये किसके द्वारा खोजा गया था? तो इस आधार पर क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी जाता है कि जो गैराड होते हैं, गैराड ने एलकेप्टोरिया नामक रोग की खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 29 का फिनाइल एलेनिन या फिनाइल एलेनिन ड्राई हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम की अनुपस्थिति में उत्पन्न होती हैं। तो इस आधार पर देखा जाता है 29 का क्या होता है? 29 का देखा जाता है तब ये हो जाता है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया जो होता है इसकी अनुपस्थिति में फिनाइल एनेलिन हाइड्रोक्सिल एंजाइम का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विषम विषम गुणिता का उदाहरण है। विषम गुणिता जो होता है, विषम गुणिता का आधार पर देखा जाता है तो विषम गुणिता जो होता है यह डाउन सिंड्रोम का उदाहरण होता है। इन सभी के ऊपर अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरे क्लास के एक ही वीडियो में अपलोड किया जा चुका है, जाकर वहाँ से देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र की संख्या 5 के कारण उत्पन्न होता है। कहा गुणसूत्र संख्या 5 के कारण उत्पन्न होता है तो 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि क्राई डू चैट सिंड्रोम जो होता है यह गुणसूत्र संख्या 5 के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति बनने के कारण उत्पन्न विकार जो होता है, देखिए कहा जा रहा है कि 13वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति बनने के कारण उत्पन्न विकार जो होता है ये किसके द्वारा होता है, तो 32 का देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होता है पटाऊ सिंड्रोम जो होता है यह 13वें गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि झालरदार गर्दन तथा स्तनविहीन मादा लक्षण होते हैं। कहा जा रहा है कि झालरदार गर्दन तथा स्तनविहीन मादा लक्षण जो होते हैं यह किसके द्वारा होता है, इस आधार पर देखा जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि डाउन सिंड्रोम के द्वारा झालरदार गर्दन तथा स्तनविहीन मादा लक्षण उत्पन्न होते हैं। इन सभी के ऊपर एक एक कर वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप लोग जाकर उस क्लास को देखकर और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि उन सभी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में किए थे। तो लेकिन एक कहा जाता है कि जो कोशिका की खोज किया गया था ये मृत कोशिका की खोज किए थे, तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि जीवित कोशिका की खोज कौन से वैज्ञानिक ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस आधार पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी जाता है, रॉबर्ट हुक जो होते हैं ये कोशिका की खोज किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणसूत्र नाम किसने दिए थे। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाल्डेयर जी ने गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्यूरिन क्षारक होते हैं। प्यूरिन क्षारक जो होते हैं, देखिए जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं इसमें प्यूरिन तथा पिरिमिडिन में बांटा जाता है। तो जो प्यूरिन होते हैं इसमें सदैव ग्वानिन तथा कहा जाता है एडेनिन तथा ग्वानिन, जो एडेनिन और जो ग्वानिन होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, देखिए एडेनिन ग्वानिन जो होते हैं यह प्यूरिन क्षारक होते हैं। इस प्रकार से देखा जाए एडेनिन तथा ग्वानिन जो होता है बी और सी ये दोनों सही है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि किसी जीव की सभी दैहिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा कितनी होती है। किसी जीव की सभी दैहिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थों की मात्रा कितनी होती है, इस आधार पर देखा जाता है कि इन सभी में दैहिक कोशिकाओं में आनुवंशिक पदार्थ क्या होते हैं, समान मात्रा में होते हैं। लेकिन लिंग गुणसूत्रों में आप कितना होते हैं, 50% होते हैं, लेकिन दैहिक कोशिकाओं में समान मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन 2014 में आए हुए हैं। इस प्रकार से देखा जा रहा है कि सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। तो इस प्रकार से सभी क्वेश्चन को आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी को एक एक करके कवर किया जा रहा है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने खोज की थी। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने किसकी खोज की थी, तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने खोज किए थे। तो इसका किसका किए थे, रूपांतरण की खोज किए थे। कहा जाता है कि जो ग्रिफिथ ने रूपांतरण की खोज किए थे, एक कहा जाता है कि निमोनिया रोग के एक जीवाणु को, कहा जा रहा है कि निमोनिया रोग के जीवाणु को चूहे में, कहा जा रहा है कि निमोनिया रोग के जीवाणु को चूहे में अंतःक्षिप्त करके, कहा जा रहा है कि इन सभी में मतलब उसके आंतरिक भागों में ग्रहण करके इसके सिद्धांत की सिद्ध किया कि डीएनए जो होता है यह आनुवंशिक पदार्थों का रूपांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हर्शे एवं चेज ने अपने प्रयोग हेतु कौन से 2 रेडियो एक्टिव पदार्थों का प्रयोग किए थे। कहा जा रहा है कि हर्शे तथा चेज ने अपने प्रयोग हेतु कौन से 2 रेडियो एक्टिव तत्वों का प्रयोग किए थे। तो इसमें कहा जाता है कि सल्फर तथा फास्फोरस शब्द का प्रयोग किए थे। किसका, सल्फर तथा फास्फोरस का प्रयोग किए थे। इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, सल्फर व फास्फेट समूह का प्रयोग किए थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन प्लाज्मिड है। देखिए प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड क्या होता है, कहा जा रहा है कि जो प्लाज्मिड होता है या गुणसूत्र होता है, ये कौन सा गुणसूत्र होता है, ये एक अतिरिक्त गुणसूत्र होता है जो डीएनए का बना होता है, जो जीवाणुओं व कुछ ईस्ट में पाया जाता है। कहा जाए जो प्लाज्मिड होता है यह अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए होता है जो जीवाणुओं व कुछ ईस्ट की कोशिकाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीऑक्सीराइबोज एवं राइबोज शर्करा दोनों ही निम्न में से किस प्रकार की शर्करा है। कहा कि डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज जो होती है यह किस प्रकार की शर्करा होती है, तो इस आधार पर देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर कहता है ये दोनों के दोनों जो शर्कराएं होती है यह पेंटोज शर्करा होती है। क्या कहा जा रहा है, ये दोनों के दोनों पेंटोज शर्करा होती है जिसमें 5 कार्बन परमाणु होते हैं। कैसे पता चलता है, देखिए देखिए कहा जा रहा है कि इसमें डीऑक्सीराइबोज तथा राइबोज जो शर्कराएं होती है इसमें 5 कार्बन समूह होते हैं। हाँ, इस आधार पर देखा जाता है। तो इन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है यह नाइट्रोजनी क्षारक का जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं ये क्या होते हैं, ये नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। ये नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। नाइट्रोजनी क्षारक के साथ साथ ये शर्करा होता है। शर्करा को मिलाकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है। कहा कि नाइट्रोजनी क्षारक तथा शर्करा मिलकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए होता है कि नाइट्रोजनी क्षारक तथा शर्करा मिलकर न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करता है। न्यूक्लियोसाइड के द्वारा ही किसका केंद्रक का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है चूंकि इसमें अनुपस्थित होता है। कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है या न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है क्योंकि इसमें अनुपस्थित होता है। क्या अनुपस्थित होता है, इस आधार पर देखा जाता है। तो फास्फेट समूह जो होता है या न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होते हैं जो उसमें अनुपस्थित होता है। तो क्या अनुपस्थित होता है, तो जो फास्फेट समूह होते हैं ये इसमें अनुपस्थित होता है। कहा जा रहा है कि जब न्यूक्लियोसाइड में से एक फास्फेट समूह, कौन सा फास्फेट समूह, PO4, कहा जा रहा है कि फास्फेट समूह हटा लेते हैं तो यह न्यूक्लियोसाइड बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का द्विकुंडलित प्रतिरूप किसने बनाया था। कहा जा रहा है कि डीएनए का द्विकुंडलित प्रतिरूप किसने बनाया था। तो देखिए कहा जा रहा है कि डीएनए का द्विकुंडलन प्रतिरूप किसने बनाया था, तो इस आधार पर देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि वाटसन तथा क्रिक के द्वारा यही द्विकुंडलीय प्रतिरूपण का प्रयोग किया गया था। तथा डीएनए का द्विहेलिक्स मॉडल का प्रयोग किसने किया था, कौन किया था, वाटसन तथा क्रिक ने कब किया था, 1953 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए रज्जुक में न्यूक्लियोसाइड परस्पर किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसमें देखा जाता है जो डीएनए रज्जुक होते हैं ये किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का कहा जा रहा है कि जो फास्फो हाइडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा, फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट, यदि एक डीएनए में ग्वानिन की मात्रा 20% है तो इसमें से साइटोसिन की मात्रा कितनी होती है। तो कहा जा रहा है कि यदि एक डीएनए में ग्वानिन की मात्रा 20% होती है तो इसमें साइटोसिन की मात्रा कितनी होती है। इस आधार पर देखा जाता है। कहा जाता है कि जो चारगाफ के नियम के अनुसार, कहा जा रहा है कि इसमें चारगाफ के नियम के अनुसार, अब चारगाफ क्या होते हैं, इस नियम को एक ही वीडियो में अच्छे से कवर कराकर वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आप लोग जाकर उस क्लास को देख सकते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से अच्छे से समझाया गया है कि इसमें कहा जा रहा है कि देखिए थोड़ा सा हम इसको अच्छे से आपको कोशिश करें समझाने का। देखिए क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते भी रहते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि यदि डीएनए की ग्वानिन की मात्रा, कहा जा रहा है कि डीएनए में ग्वानिन की मात्रा जो होती है, देखिए कहा जा रहा है कि एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है तथा देखा जाता है कि थाइमिन होता है। इसमें देखा जाता है तो ए तो पाया जाता है डीएनए में। अब कहा जाता है कि एडेनिन जो होता है एक किसके द्वारा होता है, तो एडेनिन जो होता है यह सदैव थाइमिन के साथ तथा जो साइटोसिन होता है यह सदैव ग्वानिन के साथ बंध बनाता है। अब देखिए कहा जा रहा है कि अगर ग्वानिन की मात्रा 20% है तो जितने ग्वानिन होता है इतने क्या होता है, साइटोसिन होता है। तो इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए,
20% होनी चाहिए। अगर मान लीजिए ये दोनों मिलकर किसका कितना का निर्माण किए, 40% का निर्माण किए, तो बचा हुआ शेष कितना होगा, 60%। 60% को दो हिस्से में बांटना, क्योंकि एडेनिन तथा थाइमिन है, इसको दो भागों में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30%। 30% आपका एडेनिन हो जाएगा और 30% क्या हो जाएगा यहाँ पे, थाइमिन हो जाता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि जो चारगाफ के नियम के अनुसार इस प्रकार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि इस आधार पर देखा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर क्या जाता है कि साइटोसिन ग्वानिन की मात्रा 20% है, तो जितना ग्वानिन उतना साइटोसिन, तो इसकी मात्रा भी कितनी होनी चाहिए, 20% होनी चाहिए। अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा कि ग्वानिन की मात्रा 20% है, अगर बोल जाए उसमें थाइमिन की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो अभी बताया गया कि थाइमिन तथा एडेनिन जो होता है ये 60% होते हैं, 60% में 30% थाइमिन तथा 30% एडेनिन होता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है, ऑप्शन नंबर उसका क्या हो जाएगा, 30% हो जाता है। लेकिन हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाता है, ऑप्शन नंबर क्या, सॉरी, कितना आ जाएगा, 20% हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि कौन सा डीएनए अधिक प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। कहा जा रहा है कि कौन सा डीएनए अधिक प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। तो क्वेश्चन नंबर ए हो जाता है कि एक रज्जुक जो डीएनए होता है, या जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, वह द्विरज्जुक डीएनए की तुलना में अधिक प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है। कि द्विकुंडली दो द्विरज्जुक या डबल हेलिक्स डीएनए की तुलना में एकल जो रज्जुक जो डीएनए होता है, इसमें अधिक प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए द्विगुणन की कौन सी विधि में दोनों परिणामी रज्जुकों में से कुछ भाग पुराने तथा कुछ भाग नवीन डीएनए के होते हैं। कहा जा रहा है कि डीएनए द्विगुणन में कि कौन सी विधि में दोनों परिणामी रज्जुकों में से कुछ भाग पुराने तथा कुछ भाग नवीन डीएनए के होते हैं। तो इस आधार पर देखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए होता है कि प्रसार विषयक जो विधि होती है, इसमें डीएनए जो होता है यह द्विगुणन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए द्विगुणन के दौरान उसके पृथक रज्जुक किसके द्वारा स्थिर होते हैं। जो डीएनए होता है, डीएनए द्विगुणन के दौरान उसके पृथक रज्जुक किसके द्वारा स्थिर होते हैं। इस आधार पर देखा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर बी होता है कि एक वलयी बंधन प्रोटीन जो होता है, यह डीएनए के द्विरज्जुक के द्वारा संपन्न होता है। कहा जा रहा है कि जो डीएनए होता है, डीएनए द्विगुणन के दौरान उसके पृथक रज्जुक एक वलयी बंधन प्रोटीन द्वारा स्थिर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो डीएनए होता है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज किसके द्वारा किया गया था। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज कार्ल बर्ग के द्वारा किया गया था। कहा जाए कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज किसके द्वारा किया गया था, कार्ल बर्ग के द्वारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए अणु एवं हिस्टोन पर कुल आवेश होते हैं। कहा जा रहा है कि जब आवेशों की मात्रा होती है, जो आवेश होते हैं यह धन आवेश तथा ऋण आवेश दोनों होते हैं। इस आधार पर देखा जाता है, तो जो आवेशों की मात्रा होती है सदैव दोनों होती है, धन आवेश तथा ऋण आवेश दोनों होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। तो सबसे पहला आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। कहा जा रहा है कि पहला आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। लेकिन कहा जा रहा है कि जैव विकास के आधार पर यह कई प्रमाण मिले हैं कि जीव के कई महत्वपूर्ण जैविक क्रियाओं जैसे उपापचय, अनुलेखन, इन सभी की क्रियाओं में आरएनए के आसपास ही घटित हुई है। इस आधार पर देखा जाता है कि सबसे पहला आनुवंशिक पदार्थ की बात किया जाता है तो आरएनए होता है, ना कि डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि किसी जीव को कोशिकाओं में आरएनए की मात्रा कितनी होती है। किसी जीव की कोशिकाओं में आरएनए की मात्रा कितनी होती है। तो कहा जा रहा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के रहते हैं। किसी जीव की कोशिका में आरएनए की जो मात्रा होती है उसकी कोशिकाओं के या कहा जाता है उस जीव के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए कहा जाता है कि किसी जीव की कोशिकाओं में आरएनए की मात्रा भिन्न भिन्न रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 में कहा जा रहा है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर क्या पर न जाकर क्वेश्चन को देखा करिए, क्योंकि क्वेश्चन हम वही लाए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। कहा जाए कि जो आरएनए होता है, आरएनए और डीएनए के ऊपर अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो इसके ऊपर वीडियो कंप्लीट एक ही वीडियो में अपलोड किया जा चुका है।
आप लोग उस क्लास को जाकर देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बताया गया कि आरएनए क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए डीएनए में अंतर क्या होता है, डीएनए की संरचना किस प्रकार से होती है, आरएनए की संरचना किस प्रकार की होती है, इन सभी की वीडियो को अच्छे से कवर किया जा चुका है। कहा कि आरएनए जो था, आरएनए का निर्माण किस में से निम्न में से कहाँ होता है। कहा जाए कि आरएनए कहा जाता है कि इसमें राइबोसोमल आरएनए होता है। राइबोसोमल आरएनए का निर्माण कहाँ पे होता है, तो एक कोशिका के केंद्रक में होता है। कहा जाए कि आरएनए का निर्माण सदैव कोशिका के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डीएनए और आरएनए में समानताएं। कहा जाए कि डीएनए और आरएनए में समानताएं क्या होती है, तो जो डीएनए होता है ये दोनों के दोनों न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखला का निर्माण करती हैं। कहा जाए कि दोनों न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर श्रृंखला का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सी डीएनए के प्रत्येक कुंडलन में कितने क्षार युग्मक होते हैं। कहा जा रहा है कि देखिए सी डीएनए के प्रत्येक कुंडल में कितने क्षार युग्मक होते हैं। देखिए सी डीएनए क्या होता है, तो कहा जा रहा है कि जो सी डीएनए होता है इसको कॉपी डीएनए कहा जाता है। क्या होता है, कॉपी डीएनए होता है। सी डीएनए को कॉपी डीएनए कहा जाता है कि जब डीएनए की कॉपी किया जाता है तो उसमें प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम और एक नाम से जाना जाता है, इसे पूरक डीएनए भी कहा जाता है। क्या होता है, पूरक डीएनए। कहा जाता है कि कॉपी करने का मतलब क्या है, पूर्व की बनी कोशिकाओं से या पूर्व के बने डीएनए से ही पुनः नया डीएनए का निर्माण करना है। उसमें कहा जाता है कि पूर्व डीएनए में जो भी लक्षण पाए जाते हैं उसका पुनः करके दोबारा या कहा जाता है कि कॉपी कर नए डीएनए का निर्माण करना है। इसी को पूरक डीएनए या कॉपी डीएनए या सी डीएनए कहा जाता है। इसका प्रयोग एक सिंथेटिक डीएनए होता है, यह एक तरह का न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करता है। कहा जाता है कि यह एक तरह का न्यूक्लिक एसिड, यह एक तरह का न्यूक्लिक एसिड होता है जो शोध के लिए सी डीएनए का इस्तेमाल किया जाता है। कहा जा रहा है इसमें कि कितने प्रकार की कुंडल का निर्माण करते हैं, तो इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन क्या जा रहा है, पर क्वेश्चन नंबर क्या हो जाता है 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कि 9 डीएनए का निर्माण करता है। कितने कुंडल का, 9 क्षार युग्मकों का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड की मात्रा जो होती है अभी आपको बताया जा चुका है इसके पहले, नाइट्रोजनी क्षार शर्करा तथा फास्फेट समूह को ही न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं की प्रत्येक शर्करा की कौन से कार्बन पर नाइट्रोजनी क्षारक लगा होता है। कहा जाए कि डीएनए की दोनों श्रृंखला की प्रत्येक शर्करा में कौन से कार्बन पर नाइट्रोजनी क्षारक लगा होता है। इस आधार पर देखा जाएगा कि डीएनए की संरचना को अच्छे से कवर कराकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को अपलोड कर देंगे, जाकर वहाँ से आप लोग पूरे क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को वहाँ से अच्छे से समझाएगा कि कौन से कार्बन डीएनए की संरचना क्या होती है, आरएनए की संरचना क्या होती है, उसका निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। अब इसमें कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें देखा जाएगा क्या जगह एक डिग्री कार्बन जो होता है या डीएनए की दोनों श्रृंखला की प्रत्येक शर्करा में से कार्बन जो होता है, कार्बन नाइट्रोजन क्षार लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा जैव अणु कौन सा होता है। तो कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा जैव अणु जो होता है, ये कोशिका क्या देखा, कोशिका में उपस्थित सबसे बड़ा जैव अणु जो होता है यह सदैव डीएनए होता है। नेक्स्ट, डीएनए की दोनों श्रृंखला होती है, डीएनए की दोनों श्रृंखला जो होती है यह सदैव प्रति समानांतर होती है। कहा जाए कि प्रति समानांतर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तापमान पर डीएनए का पुनः आकृतिकरण होता है। कहा जा रहा है कि किस ताप पर डीएनए का पुनः आकृतिकरण हो जाता है। इस आधार पर देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि 65 डिग्री सेल्सियस होता है, इस ताप पर डीएनए का पुनः आकृतिकरण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोटीन हिस्टोन अष्टक में नहीं होता है। कहा जा रहा है कि हिस्टोन प्रोटीन अष्टक में नहीं होता है, तो इस आधार पर देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि जो H1 होता है इसमें हिस्टोन प्रोटीन अष्टक में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोसोम का व्यास होता है। कहा जा रहा है न्यूक्लियोसोम का व्यास कैसा होता है, तो न्यूक्लियोसोम का व्यास जो होता है यह सदैव 70 nm होता है। कहा जा रहा है न्यूक्लियोसोम का व्यास सदैव 700 nm होता है, नैनोमीटर तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए द्विगुणन के दौरान बनी वाई आकार की संरचना को क्या कहते हैं। डीएनए द्विगुणन के दौरान बनी वाई आकार की संरचना को क्या कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि द्विगुणन से द्विशाखा, द्विगुणन या द्विशाखाएं जो होती है या वाई आकार की संरचना का निर्माण करती है। नेक्स्ट, सुकेंद्रकी में द्विगुणन के दौरान श्रृंखला का दीर्घीकरण किस एंजाइम द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, इसमें डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो होता है या सुकेंद्रकी, सुकेंद्र मतलब क्या, प्रोकैरियोटिक में द्विगुणन के दौरान श्रृंखला का दीर्घीकरण के एंजाइम का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोसिस्टोनिक या एमआरएनए में कितने आरंभक स्थल होते हैं। कहा जा रहा है कि मोनोसिस्टोनिक या एमआरएनए में कितने आरंभक स्थल होते हैं। इस आधार पर देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि एक जो होता है या मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए का आरंभ का स्थल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से आरएनए की संरचना क्लोवर पत्ती के समान होती है। कहा जा रहा है कि कौन से आरएनए की संरचना क्लोवर पत्ती के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि जो ट्रांसफर आरएनए होता है, इसमें आरएनए की संरचना का क्लोवर पत्ती के समान दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। कहा जा रहा है कि इसमें निम्न में से किसमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। तो जो आरएनए होता है ये आनुवंशिक रूप में जो पाया जाता है, इसमें रेट्रो विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोजाइम जो होता है, ये राइबोजाइम जो होता है यह उत्प्रेरक आरएनए के रूप में कार्य करता है। राइबोजाइम जो होता है यह उत्प्रेरक आरएनए के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लघु आरएनए कितने प्रोटीन अणुओं के साथ जुड़कर लघु केंद्रकी राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि 7 से 8 राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए जो होता है यह आरएनए है किसमें कार्य करता है। तो कहा जाता है कि कुछ जीवाणुओं में द्विरज्जुकी के रूप में आरएनए पाया जाता है। किसमें, ये सदैव जीवाणुओं में पाया जाता है आरएनए, बाकी सभी में क्या जाता है, जो डीएनए होता है या आनुवंशिक रूप में पाया जाता है। तो कहा जा रहा है कि कुछ जीवाणुओं में द्विरज्जुकी के रूप में आरएनए पाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है तथा आरएनए का निर्माण कहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए में प्यूरिन व पिरिमिडिन होते हैं। कहा जा रहा है कि आरएनए में जो प्यूरिन होता है, पिरिमिडिन होता है, एक किस प्रकार से होता है। तो आरएनए में प्यूरिन व पिरिमिडिन दोनों समान अनुपात में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द दिया गया था, जीन शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो जो जीन शब्द होता है यह जॉनसन के द्वारा दिया गया था। कहा जा रहा है कि जो जीन शब्द होता है यह जॉनसन के द्वारा दिया गया था। कहा जा रहा है कि जॉनसन ने 1909 में जीन शब्द दिया गया था। जीन को उत्परिवर्तन संचरण व पृथक्करण की इकाई के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट, जीन किस अणु का खंडन है। जीन किस अणु का खंडन है। तो जीन किस अणु का खंडन है। तो जो जीन होता है यह सदैव डीएनए अणु का खंडन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका विभाजन में जीन्स किस लिए आवश्यक होता है। तो कोशिका विभाजन में जो जीन होता है यह किस रूप में कार्य करता है। तो यह सदैव जो द्विगुणन होता है, द्विगुणन के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपापचय की जन्मजात त्रुटि नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इस आधार पर देखा जाता है तो उपापचय की जन्मजात त्रुटि नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था। तो आर्कीबोल्ड गैरोड, कहा जाता कि आर्कीबोल्ड गैरोड के द्वारा उपापचय की जन्मजात त्रुटि का प्रयोग किया गया था। कहा जाता कि उपापचय की जन्मजात त्रुटि नामक पुस्तक के लेखक कौन है, आर्कीबोल्ड गैरोड के द्वारा लिखा गया है। इसी पुस्तक 1909 में ये पुस्तक 1909 में लिखा गया था, जिसमें इन्होंने बताया था कि ये त्रुटियां संभवतः एंजाइम एवं प्रोटीन के कारण होती है। कारण कि जो ये त्रुटियां होती है किसमें होती है, यह एंजाइम तथा प्रोटीन के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्वप्रथम जीन एवं प्रोटीन्स के मध्य संबंध की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? सर्वप्रथम जीन एवं प्रोटीन के मध्य संबंध की व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? इस आधार पर देखा जाता है ऑप्शन नंबर डी बी हो जाता है कि मॉर्गन के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम जीन एवं प्रोटीन के मध्य संबंध की व्याख्या टी.एच. मॉर्गन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कवक पर कार्य करते हुए बीडल तथा टाइम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? कहा कि बीडल तथा टाइम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कहा जा रहा है कि इस आधार पर देखा जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि न्यूरोस्पोरा जो होता है, न्यूरोस्पोरा कवक पर कार्य करते हुए बीडल एवं टाइटन ने एक जीन एवं एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल डोग्मा की प्रतिपादक है। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? इन सभी के ऊपर कंप्लीट वीडियो एक ही वीडियो में अपलोड किया गया, जाकर वहां से आप लोग देख सकते हैं कि सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, क्योंकि सेंट्रल डोग्मा से क्वेश्चन आते रहते हैं। जो सेंट्रल डोग्मा होता है एक क्रिक के द्वारा दिया गया था। कहा जो सेंट्रल डोग्मा होता है, सेंट्रल डोग्मा का प्रतिपादन किया फ्रांसीसी वैज्ञानिक क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा का प्रतिपादन किया था, जिसमें कहा गया था कि जो सेंट्रल डोग्मा होता है ये दो पद इसमें होता है, इसमें अनुलेखन तथा अनुवादन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुलेखन में कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है? कहा कि अनुलेखन में कौन सा एंजाइम आवश्यक होता है? तो इस आधार पर देखा जाता है तो क्वेश्चन नंबर 50 का अनुलेखन में कौन सा एंजाइम कार्य करता है? तो अनुलेखन में डीएनए पॉलीमरेज अनुलेखन में आवश्यक होता है। अनुलेखन में कौन सा एंजाइम आवश्यक होता था? अनुलेखन में जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है यही आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन का कौन सा सूत्र? कहा जा रहा है कि जीन का कौन सा सूत्र आरएनए अणु के निर्माण के लिए सांचे का काम करता है? कहा जा रहा है कि जीन का कौन सा सूत्र आरएनए अणु के निर्माण के लिए सांचे का काम करता है? इस आधार पर देखा जाता है तो कौन सा ऑप्शन नंबर क्या जाता है? तो जीन का कौन सा सूत्र आरएनए अणु के निर्माण के लिए सांचे का काम करता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि 3' से 5' जो होता है यह एक प्रकार के आरएनए के सूत्र का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्षारकों का वह क्रम जो एक अमीनो अम्ल का नाम बताता है उसे क्या कहा जाता है? तो कहा जा रहा है कि 3 क्षारकों का वह क्रम जो एक अमीनो अम्ल का नाम बताता है, तो इस आधार पर इसको प्रकूट या कोडॉन कहा जाता है। कहा जाता है प्रकूट या कोडॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोडॉन। देखिए क्या, कोडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे 4 नाइट्रोजनी क्षार जो डीएनए के कोडान में उपस्थित होते हैं। कहा जाता है कि वे 4 नाइट्रोजनी क्षार जो डीएनए के कोडान में उपस्थित रहते हैं, तो इस आधार पर 25 का देखा जाता है। तो कहा जा रहा है कि 26 का कहा जा रहा है कि वे चार नाइट्रोजनी क्षार जो डीएनए के कोडान में उपस्थित होते हैं, तो जो उपस्थित होते हैं कौन सा? एडेनिन होते हैं, थाइमिन होते हैं, उसके बाद साइटोसिन होते हैं, ग्वानिन होते हैं। इस आधार पर देखा जाता है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन तथा ग्वानिन होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हो जाते हैं। साइटोसिन की जगह पर, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल जो होता है यह आरएनए में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कहा जाता है कि जो एडेनिन होता है, यूरेसिल होता है, एक ग्वानिन होता है, ये एक साथ में नहीं होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो एडेनिन, यूरेसिल तथा ग्वानिन जो होते हैं यह सदैव प्रकूट से अलग होते हैं, क्योंकि यह आरंभक कूट होते हैं, जबकि ये बाकी सभी के सभी समापन कूट होते हैं। कहा जाता है कि ये सभी के सभी जो होते हैं ये समाप्त होने वाले कगार पर होते हैं, बाकी एक होता है ये पहले प्रारंभ में आते हैं। इसलिए कहा जाता है ये सुमिलित नहीं, ये सभी के सभी समान होते, ये हमारा असमान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन्स वृद्धि एवं विभेदन का नियमन करते हैं। कहा कि जो जीन्स होते हैं या वृद्धि एवं विभेदन का नियमन करते हैं, तो किस आधार पर करते हैं? तो इस आधार पर देखा जाता है अनुलेखन एवं अनुवादन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जीन का रूप नहीं है? कहा जाता है कि कौन जीन का रूप नहीं है। इस आधार पर देखा जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि जो घूर्णन जीन होता है यह जीन का रूपांतरण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडेनिन, यूरेसिल तथा ग्वानिन कोडान कहलाता है। AUG जो होता है यह कोडान कहलाता है। इसके ऊपर अभी बताया जा रहा था कि ये सभी के सभी प्रारंभिक कोडान होते हैं। प्रारंभिक कोडान अभी आपको बताया गया कि कौन कौन से होते हैं। देखिए क्या, AUG जो कोडान होता है यह सभी के सभी प्रारंभिक कोडान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
AUG के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा कूट आरंभिक कूट कहलाते हैं? कहा रखे AUG के अलावा आरंभिक कूट कौन कौन से होते हैं या कौन से होते हैं? तो इस आधार पर क्वेश्चन नंबर देखा जाता है। जो थायमिन होता है, यूरेसिल होता है, जो गानुन होता है, ये सभी के सभी आरंभिक कोडान होते हैं। कहा रखे देखिए AUG तथा TUG। अब इसमें एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन जो होते हैं, इसके साथ थायमिन, यूरेसिल, ग्वानिन ये जो होते हैं, ये दोनों के दोनों प्रारंभिक कोडान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकेंद्र की कोशिका में पॉलीमरेज या कहा जाए कि सुकेंद्र की कोशिका में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का आरंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का देखा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का आरंभ होता है, तो इसमें मिथियोनिन कहा जाता है, मिथियोनिन से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अणु जैविकी के केंद्र की सिद्धांत को बताने में किस वैज्ञानिक का योगदान है? कहा कि अणु जैविकी के केंद्र की सिद्धांत को बताने में किस वैज्ञानिक का योगदान है? तो इस आधार पर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि कहा कि बाल्टीमोर का, टेमिन का, कोमोन का, ये सभी के सभी का प्रयोग किया जाता वैज्ञानिक ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व केंद्र की या कहा जाता है कि यूकैरियोटिक में 70 यश एवं सुकेंद्रकी में 80 यश। कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक 70 यश तथा सुकेंद्र की 80 यश राइबोसोम में क्रमशः कितने संयोजन स्थल होते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि 2 और 3 के रेशियो में क्या पाए जाते हैं कि 70 यश राइबोसोम तथा 80 यश। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है उसमें क्रमशः 2:3 के अनुपात में संयोजक स्थल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कि अनुलेखन के दौरान डीएनए का वह स्थल जिस पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है उसे क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि इसे वर्धक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक ओपेरॉन में जीनों के सभी क्रम का पता निम्नलिखित में से किसके द्वारा लगाया गया था? इस आधार पर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी देता है कि इसमें प्रचालक, नियंत्रक, प्रोत्साहन तथा संरचनात्मक जो होते हैं ये सभी के सभी लैक ओपेरॉन के जीनों का क्रम को निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के लगभग 30,000 सक्रिय जीन्स कितनी प्रोटीन्स के निर्माण में सक्षम होते हैं? इस आधार पर देखा जाता है कि लगभग में 90,000 जो जीन्स होते हैं ये 30,000 सक्रिय जीन प्रोटीन का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी जीव में गुणसूत्रों के एक सेट पर उपस्थित कुल डीएनए कहलाता है? कहा जा रहा है कि एक सेट के पर उपस्थित कुल डीएनए की मात्रा कितनी होती है? इस आधार पर देखा जाता है तो जो कहा जाता है कि किसी जीव के गुणसूत्रों में एक सेट पर उपस्थित कुल डीएनए की मात्रा जीनोम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में अधिकतम एवं न्यूनतम जीनों की संख्या के गुणसूत्र होते हैं। कहा जा रहा है कि मानव में अधिकतम एवं न्यूनतम जीनों की संख्या के गुणसूत्र जो होते हैं या कितनी होती हैं? तो इस आधार पर देखा जाता है तो जो गुणसूत्र होते हैं एक होते हैं और उस पर कौन सा पाया जाता है? वायु गुणसूत्र पाए जाते हैं। कहा मानव में अधिकतम एवं न्यूनतम, अधिकतम कितने? एक गुणसूत्र, एवं कहा जाता है कि अधिकतम न्यूनतम जीनों की संख्या के गुणसूत्र जो होते हैं एक तथा वायु होते हैं। इस आधार पर देखा जाता है तो क्वेश्चन नंबर सी हो जाता है कि एक जो गुणसूत्र होता है इसमें सबसे अधिक जीनों की संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है कि मानव के गुणसूत्र फर्स्ट के क्षार युग्मकों के निर्धारण के पूर्ण होने की घोषणा निम्नलिखित में से किस सन में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाता है कि 2006 में किया गया था। मानव के गुणसूत्र फर्स्ट के क्षार युग्मकों के निर्माण के पूर्व होने की घोषणा 2006 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मानव
जीनोम परियोजना का अनुप्रयोग है। कहा जा रहा है कि मानव जीनोम परियोजना का अनुप्रयोग है, तो इस आधार पर देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि ये सभी के सभी। कहा जा रहा है कि जीन चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, उद्भिद विकास का अध्ययन करने में किया जाता है, कैंसर के जीन्स का अध्ययन करने में किया जाता है। इस आधार पर देखा जाता है तो जो मानव जीनोम परियोजना का अनुप्रयोग इन सभी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डीएनए के फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किसने किया था? कहा जा रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर कंप्लीट वीडियो अपलोड किया गया है, जाकर वहां से देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। अरे भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का तकनीक का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय वैज्ञानिक लालजी सिंह तथा भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर वी.के. कश्यप जी के द्वारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया गया था। कहा जा रहा है कि भारत में डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग होती है इसकी तकनीक में शुरुआत में कौन? डॉक्टर वी कश्यप तथा भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर लालजी सिंह जी ने CCM कहा जाता है कि CCMB का मतलब कहा जाता है कि सेंट्रल ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूल बायोलॉजी हैदराबाद। कहा जा रहा है कि इसकी ब्रांच कहाँ या मुख्यालय कहाँ पे? हैदराबाद है, वहाँ पर सबसे पहले किए गए था। हैदराबाद किस राज्य की राजधानी? इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जीनोम शब्द का प्रयोग। कहा जा रहा है कि जीनोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके, तो सबसे पहले या सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो जो जीनोमिक्स होता है या जीनोमिक्स जो होता है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले थॉमस रोडरिक जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में कितने जोड़ी ऑटोसोम की संख्या होती है? 22 जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीनोम परियोजना को पूर्ण करने में लगभग कितने वर्ष लगे थे? कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कि 11 वर्ष में पूर्ण हो गया था। कहा जा रहा है कि धान का जीनोम होता है जो मानव जीनोम का, कहा जा रहा है कि धान का जो जीनोम होता है यह मानव जीनोम का कितना भाग की कौन सा भाग होता है? तो इस आधार पर देखा जाता है तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कि 1/7वां भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि सूक्ष्म अनुषंगी डीएनए में कितने क्षारक युग्मक होते हैं? इस आधार पर देखा जाता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, 2 से 13 जो होते हैं इसमें डीएनए में क्षारक युग्मक होते हैं। इस प्रकार से पूरे के पूरे चैप्टर के जितने भी यूनिट सेकेंड में कहा जाता है कि मेंडल के या कहा जाता है कि आनुवंशिकता के आणविक आधार के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को एक ही वीडियो में अपलोड किया जा सकता है। इसके बाहर जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ हैं एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप इस क्लास को देखने के बाद इसके ऊपर कंप्लीट मैराथन क्लास अपलोड किया गया, जाकर वहां से उसको देखकर अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें कहा जाएगा कि जीव की उत्पत्ति, या कहा जाएगा कि इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सभी को एक एक कर कवर किया जाएगा। आप लोग पूरे क्लास को अच्छे से देखा करिए, और हम फिर मिलते हैं नए चैप्टर नए वीडियो के साथ। हम लोग न्यू एजुकेशन हब वाले हैं, ना तो थकते हैं ना तो रुकते हैं, सिर्फ आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना ही एकमात्र सफलता का रहस्य होता है। टाटा बाय बाय, टेक केयर।